आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे वहाँ की फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का राजा कैसा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए संघर्ष, कि ऐसा क्या कंडीशन था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि वहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। उससे पहले मैं समझाती हूँ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हर एक पीपल जो है, आम इंसान, वो अपनी बेसिक जो है नेसेसिटी है ज़िंदा रहने के लिए, जो कि रोटी कपड़ा मकान है, वो तीनों भी उन्हें नहीं मिल पाती है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको जो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जो कि रोटी कपड़ा मकान है, वो भी ना मिल पाए, वो भी पूरा ना हो पाए, तो उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। An extreme situation where the basic mean of livelihood are endangered, मतलब जहाँ पर आपकी जो बेसिक लाइवलीहुड की जो बेसिक मीन है, मतलब ज़रूरतें हैं, वो भी इंडेंजर्ड यानी खतरे में है, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंच जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, मतलब रिवॉल्यूशन होने से पहले, आउटब्रेक होने से पहले, वहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस था। तो रीज़न क्या थे सबसिस्टेंस क्राइसिस होने के, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि रीज़न क्या थे, पॉपुलेशन इंक्रीज़। इट मीन्स कि 1715 में वहाँ 23 मिलियन लोग रहते थे, जो कि 1789 में बढ़ के 28 मिलियन हो गए। ठीक है, मतलब कि 1715 में 23 मिलियन है और 1789 में 28 मिलियन है, लगभग 5 मिलियन पीपल्स का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक, कितने सालों में, मैक्सिमम 70 to 80 ईयर्स। ओके, हम मान के चल सकते हैं। ठीक, 70 to 80 ईयर्स के डिफरेंस में 5 मिलियंस लोगों का डिफरेंस है, तो इतनी तेज़ी से वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। ठीक, जनसंख्या बढ़ती है, तो उसके बाद क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि उन लोगों को भी तो अपनी खाने पीने रहने की व्यवस्था चाहिए ना। तो क्या होगा, इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। ठीक है, फूड ग्रेन्स के लिए क्या होगी, डिमांड में बढ़ोतरी आएगी, मतलब वो इंक्रीज़ करेगा। क्यों, क्योंकि अब जो लोग आए हैं वो भूखे तो रहेंगे नहीं, उन्हें भी खाना चाहिए होगा, तो वो फूड ग्रेन्स की डिमांड करेंगे। ठीक, अब जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है, ठीक, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन भी करना होगा। लेकिन यही प्रॉब्लम हो गई कि उस टाइम पे जो फूड का प्रोडक्शन था वो डिमांड के बराबर नहीं था। इक्वल नॉट का ये सिंबल है। ठीक है, तो जो फूड का प्रोडक्शन था वो डिमांड के बराबर नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ बैड हार्वेस्ट हुई ड्यू टू ड्रॉट और हेल। ठीक है, कहीं सूखा आ गया, कहीं ओले गिर गए, तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग जो थी वो बहुत बुरी हो गई। ठीक, तो हार्वेस्टिंग बुरी होगी, बैड हार्वेस्ट हुआ मतलब कि प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुआ मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, और जब प्रोडक्शन ऑफ फूड रिड्यूस हो जाएगा तो वो डिमांड से मैच नहीं करेगा। ठीक, तो जब डिमांड से वो मैच नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, जो बचे हुए फूड ग्रेन्स होंगे उनमें, उनके प्राइस में इंक्रीज़, ठीक है, बढ़ोतरी आएगी, मतलब कि उनके प्राइस इंक्रीज़ होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है लेकिन मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, उसका प्राइस बढ़ाओगे। ठीक, तो वहाँ पे भी यही हुआ कि जब लोग आए, उनकी डिमांड बढ़ी और डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, तो प्राइस में क्या हुआ, उन फूड ग्रेन्स के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ। ठीक, तो यहाँ पर भी अब देखो, कोई भी चीज़ महंगी हो रही है तो उसे कौन खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले तो वैसे ही रिच पीपल थे, तो वो तो आराम से इसको ख़रीद ले रहे थे, तो उनका तो इस पर भी कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है फूड ग्रेन्स का, उनका इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कोई उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था जो स्टेट, वो था थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट में मेनली जो थे लेबरर्स, पीजेंट्स। ठीक है, ये सब
क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे इस चीज़ से, इस क्राइसिस से सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा था, थर्ड स्टेट के जो पुअर पीपल थे, क्योंकि उनकी वेजेस तो फिक्स होती थी। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ अगर आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो उनकी वेजेस भी बढ़ाई जा रही हैं, नहीं, उनकी वेजेस फिक्स्ड होती थी। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेबरर्स मतलब थर्ड स्टेट के पुअर पीपल को होता था। ठीक, तो इसको क्या कहा गया, इसी वजह से यहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, ठीक है, और कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के। ओके, तो हम यहाँ मैंने यहाँ एक फ़्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, फ़्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस जो होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो फ़्लो चार्ट की हेल्प से हम ये समझेंगे कि हाउ वो सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ठीक है, ये सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बैड हार्वेस्ट मतलब फसल बुरी हो गई। अब फसल बुरी क्यों होगी, मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया, कहीं ओले गिर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू ड्रॉट और हेल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सूखा पड़ने के कारण, ओला गिरने के कारण फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हुई तो हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं होगी, बैड हार्वेस्ट होगा, और प्रोडक्शन जो होगा वो रिड्यूस यानी कम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन में कमी आ गई। ठीक, प्रोडक्शन में कमी आ गई तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ठीक, फूड ग्रेन्स का क्या होगा, कमी हो जाएगा। स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाएगी, उसकी कमी होगी तो इस वजह से फूड प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि चीज़ें कम हैं और चाहने वाले लोग अनेक हैं, तो फूड प्राइस बढ़ जाएगा। फूड प्राइस बढ़ेगा तो पुअरेस्ट पीपल जो होंगे वो उसे ख़रीद नहीं पाएंगे। ठीक है, जो गरीब लोग होंगे वो उसे ख़रीद नहीं पाएंगे। तो जो गरीब लोग हैं जब वो उसे ख़रीद नहीं पाएंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं प्रॉपर मिलेगा तो उनकी बॉडी वीक होगी, वीक बॉडी होगी तो उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, डिजीज़ एपिडेमिक, कई तरह की बीमारियां होने के कारण नंबर ऑफ़ डेथ में क्या होगा, इंक्रीज़। ठीक, नंबर ऑफ़ डेथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, मौतें बढ़ जाएंगी। एक और रीज़न हो सकता है कि अगर पुअर पीपल्स जो है ब्रेड खरीद ना सके तो क्या होगा, वहाँ पे फूड रायोट्स, मतलब कि खाने के लिए जो है रायोट्स यानी झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, दंगे होंगे, तो इससे भी क्या होगा, नंबर ऑफ़ डेथ, लोग मरेंगे रायोट्स में। ठीक, तो इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ डेथ, तो यहाँ भी डेथ जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने ये एक फ़्लो चार्ट की हेल्प से देखा कि कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहे हैं, किन किन रीज़न से। अभी हमने रीज़न डिस्कस किया, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस। ठीक है, कि कैसे थर्ड स्टेट में ही मिडिल क्लासेस ग्रो करती है, एक मिडिल क्लास उभर के आती है थर्ड स्टेट से। ठीक है, जो कि प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात करती है। ठीक है, किस चीज़ की बात करती है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेजेस दिए गए थे बाय बर्थ, उसको ख़त्म करने की बात करती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि थर्ड स्टेट में ही एक सेक्शन है, ठीक, जो जिसे हम मिडिल क्लास भी अभी कहेंगे, जो उभर के आएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मिडिल थर्ड स्टेट के कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉस्पेरस है। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रॉस्पेरस होंगे, मतलब धनी होंगे, अमीर होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब वो अमीर होंगे। ठीक, वो कौन कौन से हैं पहले हम ये समझे। ठीक, कि वो कौन से थर्ड स्टेट के लोग होंगे जो प्रॉस्पेरस यानी अमीर होंगे। तो वो मर्चेंट हो सकते हैं, लॉयर्स मतलब मर्चेंट होंगे, लॉयर होंगे, ट्रेडर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स। ठीक, ये वो लोग थे जो थर्ड स्टेट में क्या कर रहे थे, प्रॉस्पेरस हो रहे थे, अमीर हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, अब ये तो थे लेकिन हो कैसे रहे थे। ठीक, तो जो ट्रेडर्स थे वो ओवरसी ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब कि समुद्र में उतर जाते थे और व्यापार वगैरह करने लगे। ठीक है, ओवरसी ट्रेड करके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर जो थे वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके प्रॉस्पेरस बन रहे थे। ठीक, तो जब उनके पास पैसा आने लगा और वो प्रॉस्पेरस यानी अमीर बनने लगे तो फिर वो क्या करने लगे, एजुकेट होने लगे। कहानी जैसे चल रही है ना स्मूथली एकदम, कि अब उनके पास पैसा आ गया तो पैसा से क्या करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की। जब एजुकेट हुए तो उन्होंने क्या किया, जब ये एजुकेट हुए तो उन्होंने जाना, ठीक है, क्या जाना, कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि किसी भी ग्रुप को बर्थ के थ्रू प्रिविलेजेस मिलना गलत बात है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बना है जिसे जन्म से ही प्रिविलेजेस दिए जाए। तो उनका ये मानना होने लगा। ठीक, तो फिर क्या करने लगे,
अब उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, तो समझ तो आएगी ना कि गलत क्या हो रहा है। तो फिर वो गॉट अ वॉइस टू अपोज, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अपोज में वॉइस उठाने लगे, आवाज़ उठाने लगे, ठीक है, और उनसे डिमांड करने लगे क्या, एक ऐसी सोसाइटी की जो कि फ्रीडम पर बेस्ड हो, जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हो, जहाँ पर सारे पर्सन्स के लिए इक्वल लॉ हो, ठीक है। तो वो एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करने लगे, ठीक। अब पढ़े लिखे थे तो उस टाइम के फ़िलासफ़र्स से ये काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे, मतलब उस टाइम के जो फ़िलासफ़र्स थे उनकी जो फ़िलासफ़ी यानी जो थियरी थी, जो थॉट थी। फ़िलासफ़र क्या होते हैं पहले ये समझिए। फ़िलासफ़र मतलब एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको किसी भी टॉपिक को देखने का कई सारे मतलब कि डायमेंशन से वो उस टॉपिक को देख सकता है, कोई आइडिया अपना दे सकता है, ठीक है, तो उसे फ़िलासफ़र कहते हैं, ठीक। तो ये उस टाइम के ये लोग जो थे वो फ़िलासफ़र से इंस्पायर्ड हो रहे थे और उस वजह से इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड की जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी पर बेस्ड हो, जहाँ पर सभी के लिए इक्वल लॉ हो, ठीक। तो फ़िलासफ़र्स का भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा, ठीक। तो अभी हम यही पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ फ़िलासफ़र इसमें, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अब थर्ड सेक्शन से जो लोग हैं वो उभर के आ रहे हैं, मिडिल क्लास बना रहे हैं, ठीक। प्रॉस्पेरस होने की वजह से वो एजुकेट कर पाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। ना तो राजा के पास कोई डिवाइन राइट है, क्योंकि राजा भी तो एक इंसान है, तो ना तो राजा के पास डिवाइन राइट होने चाहिए, ना ही कोई ऐसा ग्रुप है जिसे बाय बर्थ प्रिविलेज मिलना चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से मिडिल क्लास ग्रो करता है, ठीक है। वहाँ पे थर्ड स्टेट में कुछ एक ऐसे सेक्शंस है जो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो प्रॉस्पेरस हैं, अमीर हैं, ठीक, जिसकी वजह से वो एजुकेट हो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये तो गलत किया जा रहा है हमारे थर्ड स्टेट के लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि बर्थ के साथ ही किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, ये गलत है। तो उन्होंने एक ऐसे सोसाइटी की डिमांड की जो कि फ्रीडम पर बेस्ड हो, इक्वालिटी पर बेस्ड हो, ठीक। तो वो सब ऐसा चीज़ें, वो जो लोग थे वो फ़िलासफ़र से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। फ़िलासफ़र, मैंने बताया कि फ़िलासफ़र एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी टॉपिक पर लेके अपने आइडियाज़ देता है, जो कि हर डायमेंशन से हो, ठीक है। तो वो आइडियाज़ देता है लोगों के लिए, ठीक है, उनके अच्छे के लिए। तो जब ये आइडियाज़ आपकी बेहतरी के लिए हो और आप इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो वो फ़िलासफ़र्स कहलाते थे। तो हम यहाँ पे रोल ऑफ फ़िलासफ़र्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ फ़िलासफ़र्स क्या होते हैं? दे गेव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उस टाइम के जो फ़िलासफ़र्स थे वो इक्वालिटी और फ्रीडम को लेकर काफ़ी आइडियाज़ दे रहे थे, ठीक है। तो उसी में से कुछ फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी, और किस बेसिस पे बुक लिखी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम उनके काम क्या थे और वो किस तरह से लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो पहले थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी, ये बुक का नाम है, ठीक है। टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी जो कि एक बुक का नाम है, ठीक है। इसमें क्या था? रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? मना किया गया था किसको लेकर? डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब ऐसा पहले कहा जाता था ना कि जो किंग है उसके पास डिवाइन राइट है, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है धरती पे, और उसके पास वो जो कह दे वो बस एक पत्थर की लकीर समझ लो हो जाती थी, ठीक है। तो जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में इसको मानने से इनकार किया, ठीक है, इस डॉक्ट्रिन को मानने से इनकार किया है जो कि डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट देता था किंग को, ठीक। सेकंड इज जीन जैक रोज़्यू, ठीक, जीन जैक रोज़्यू ने क्या कहा? इन्होंने कौन सी बुक लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, ठीक। इन्होंने इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक राइट की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा कि सभी को हक है कि वो वोट दें, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को चुने, ठीक है। और डेमोक्रेटिक राइट मतलब कि ये सभी पर्सन का राइट है कि वो अपने लिए अपने लीडर को चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को भी लाके उसका ज़बरदस्ती हेड बना दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने इसकी बात की अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। थर्ड इज़ मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा, जिनमें इन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर मतलब पावर के डिवीज़न की बात की। इनका कहना था कि जो जैसे पहले क्या होता था, राजा के पास ही लेजिस्लेचर का पावर था, राजा के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर था, राजा के पास ही जुडिशियरी पावर था, सारा पावर जो था वो राजा के हैंड में होता था, ठीक है।
तो इन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में बात की पावर को डिवाइड करने की, ठीक है, कि नहीं, जो कानून बनाने हैं उसके लिए एक अलग से ब्रांच रखिए, ठीक है, ऑर्गन, मतलब एक उसे अलग ब्रांच बनाइए जिसमें अलग लोग रहेंगे, ठीक, उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग रहेंगे और उसको और जुडिशियरी का काम जो है वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पावर के डिवीज़न की बात की, जैसे कि हमारे देश में भी है ना, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशियरी अलग है, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था अपनी बुक में, ठीक। तो अब इन सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने आइडियाज़ दिए अपने अपने बुक के थ्रू, ठीक। अब लोग एजुकेट हो रहे थे थर्ड सेक्शन में, तो वो इन आइडियाज़ से क्या हुए, इनलाइटेंड हुए, ठीक है, वो इनकी बुक्स को पढ़ के, इनका रोल पढ़ के जो है काफ़ी जागरूक हुए, इनलाइटेंड हुए। तो पब्लिक प्लेसेस में इन सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन होने लगा, ठीक है, सारे मतलब कि जो भी उस टाइम पे लुइस 16 जो किंग था फ्रांस का वो कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस होने लगी। जब पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस हुई तो स्प्रेड अमंग पीपल, तो उन लोगों तक भी पहुंची जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, ठीक है। अब जैसे है ना कि हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो बगल वाला मेरी बातें सुन रहा है और समझ रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, ठीक। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ कि जब ये पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस होने लगा मुद्दा, तो ये आम जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक भी ये बात पहुँची, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनलाइटेंड हुआ, जिसकी वजह से सारे मिल के अब क्या कर रहे हैं, अपनी वॉइस उठाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, ठीक। और वो एक ऐसे डिमांड करेंगे, एक सोसाइटी की डिमांड करेंगे जो फ्रीडम और इक्वालिटी बेस्ड हो, ठीक। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जहाँ पे लुइस 16 का ट्रेजर जो है खाली हो रहा है, तो उसके बाद लुइस 16 क्या करता है, आगे टैक्सेस बढ़ाने का प्लान कर रहा है, ठीक है। वो क्या प्लान कर रहा है कि थर्ड स्टेट पे अब हम टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो अब आप जैसे समझ सकते कि पहले क्या होता था, थर्ड स्टेट लोग जो राजा कह देता था उसको मान लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक। तो वो इसको लेकर अवेयर हो रहे हैं। तो जब वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं, तो अब जब राजा उन पर ज़बरदस्ती ये फोर्सली ये टैक्स थोपेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों में रिपल्सन होगा, है ना, दोनों ही लड़ेंगे, ठीक। तो यही आगे इसका अभी हम स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे, ओके।